अभी जब दिल्ली में थे ना तो मेरे मन में आया कि हम चल के रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाएंगे। भाई एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड है, पढ़ाना चाहिए। और अब हम 17-18 में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे दिल्ली में रीजनिंग मैथ्स। पता चला कि मोतिहारी के टीचर सब 500 में पढ़ा देता है पूरा मैथ्स रीजनिंग, ऑफर प्राइस 500। ठीक है, और सीजीएल के लेवल का छोड़ो, ग्रुप डी के लेवल का सवाल बनाता है लोग, जीवन भर आर सवाल बनवाता रहता है लोग। बोल दो कि थोड़ा सा महेश मिश्रा का किताब बनवा दीजिए तो सारा हवा टाइट हो जाता है। महेश मिश्रा का पढ़ाना किताब इतना आसान काम नहीं है। हाँ, बंद कर दो वहां से, 2 नंबर स्विच होगा ऊपर से, समझे। मोतिहारी का जितना अभी देखो इतना कॉम्पिटिटिव, सब कहता है कि सीजीएल निकालेंगे सीजीएल, एक भी स्पेशल सीजीएल का बैच चलता है मोतिहारी में? एक बैच नहीं है सीजीएल का। और जब एसएससी जीडी का मौसम आएगा तब तुम देखना फेसबुक पे स्पेशल बैच एसएससी जीडी। रे भाई तुम लोग उसी लेवल में पढ़ा सकते हो। हाँ, एसएससी जीडी का ही बैच चलता है, सीजीएल का बैच नहीं चलता यहाँ पे। कोई देखा कोई टीचर निकाले कि एसबीआई स्पेशल रीजनिंग बैच? ये कोई रीजनिंग नहीं हिलेगा यहाँ के टीचर सबसे, पढ़ाता है रीजनिंग। है ना? राकेश यादव के हूबहू छपवा देवल कोनो बड़का बात बा? हम कभी समय की किल्लत है, हम क्या क्या पढ़ाए, वरना हम आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ा देते। ठीक है, और हम किसी ऐरे गैरे टीचर से नहीं पढ़े हैं। पटना के सबसे रिनाउंड भाई साहब, हम रीजनिंग के क्लास में जब बैठते हैं, हम कैट का क्लास किए हुए, कैट का। हम बैंकिंग का, हम गए पटना तो बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए गए थे, हम सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए नहीं गए थे। तो हम बोले कि हम बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, हमको एसबीआई के लेवल तैयारी करना है, तो मेरी रीजनिंग कैट के लेवल की होनी चाहिए। तो हम वहां पे एक टीचर है राजेश, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग, मतलब शानदार टीचर है रीजनिंग के, इनसे बेस्ट कोई रीजनिंग नहीं पढ़ाता मैथ्स बैंकिंग के लेवल की। और कैट की क्लास में हम क्लास किए। एमबीए करके आया वो लड़का, दोबारा एमबीए करने के लिए मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा, और सामने पढ़ा रहे होते थे, मतलब वो क्वेश्चन देते थे, विद इन 20 सेकेंड्स जो है हम आंसर करके रख देते थे। और मेरा आंसर देख के वो बताता था सर आंसर ये है, क्योंकि हम हमेशा से यहाँ पे तिरवाई सर के यहाँ या जहाँ भी हम पढ़े हैं, हम खाली बना के न्यूमेरिकल चुपचाप बैठे रहते थे। दिखाते हो खाने में मिले, मेरा बिलीव नहीं है कि हम बैठ के सबके सामने दिखाए कि देखो जी हम बना लिए। हाँ, सबसे पहले तो वहाँ भी बना के रखते थे। तो कैट के लेवल तो रीजनिंग, अगर हमको रीजनिंग ही पढ़ाना होगा, ठीक है, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और बूढ़ा होता है तो घास नहीं खाता, हमेशा मांस ही खाता है। क्या है, फिर से वापस आ करके 2 महीना 1 महीना लगेगा, एक बार हमको देखना पड़ेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, परत जम गई है एक धूल की, झाड़ देना है। लेकिन चीज़ें तो वही है ना। 2016 के सीजीएल में मेरा आउट ऑफ, ठीक है हमको 200 में 200 नहीं था, लेकिन 172 नंबर तो जरूर था सीजीएल के मेंस में। और ये सीजीएल का रीजनिंग मेरा रिकॉर्ड है, हम जब ऑफलाइन पेपर होता था 50 क्वेश्चन वाला, तो हम लोग 12 से 13 मिनट में बनाते थे। 12 से इतना प्रैक्टिस हो गया था कि 50 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में हम लोग बनाते थे। ठीक है, वो प्रैक्टिस छूट गया, ठीक है, लेकिन चीजें अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए यहाँ के टीचर लोगों पे मेरी हंसी आती है। कोई कहता है कि सीजीएल पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, फलाना पढ़ा, ढिमकाना पढ़ा रहे हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम? सीधे बोलो कि हम जीडी के लेवल का ही पढ़ा सकते हैं। अरे खुला है उधर, मोतिहारी के रिनाउंड टीचर गए थे अरुण शर्मा का किताब लेके, एकड़ी गायब हो गया था ना। लेवल 1 पढ़ाए हम, लेवल 2 लेवल 3 हमने से ना हुई। मोतिहारी के करता धरता कहते हैं अपने आप को, भीष्म मैथ्स रीजनिंग के भीष्म पितामह। नाम नहीं लेंगे हम, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अरुण सर, वो कैट की बुक आती है, उस समय विप्रो, हम बीसीए फाइनल किए थे ना। अब हम कहेंगे सर बड़ा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। हम सी प्रोग्रामिंग पे मेरी इतनी कमांड थी कि हम बीटेक में बच्चे आते थे और सी पढ़ने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ फलाना ढिमका ज्वाइन करते थे, और वहाँ पे हमको सी पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था। लैंग्वेज पे मेरा इतना कमांड था। हाँ, मेरा डेटाबेस पे कमांड नहीं था, डेटाबेस मेरा मन ही नहीं लगता था डेटाबेस में, लेकिन प्रोग्रामिंग मेरा बहुत शानदार था। 3rd ईयर में इतना शानदार प्रोग्रामिंग बना कर दिए थे। मेरा इकलौता 3 कॉलेज का एक साथ प्रैक्टिकल था एक्सटर्नल,
मोतिहारी एमएस कॉलेज का, एलएनडी का, और वहाँ पे रक्सौल में केसीटीसी है, कौन सा है, और रक्सौल, हाँ। तो ये 3 कॉलेज का एक साथ, एमएस कॉलेज में एक्सटर्नल था लास्ट ईयर का, सबको एक 100 नंबर का प्रोजेक्ट बना के देना था, रनिंग प्रोजेक्ट, और उसका जो है हार्ड कॉपी। 300 पेज का मेरा प्रोग्राम था, अकेला मेरा प्रोग्राम रन किया था, अकेला। तो सबसे हाईएस्ट हमको आया भी था प्रोग्राम उस समय पे एक्सटर्नल में, 94 नंबर था आउट ऑफ 100। बाकी लोग 80, 82, 85 में अटके हुए थे। ठीक है, तो मेहनत ना करना पड़ता है कोई भी सब्जेक्ट में जी, सब्जेक्ट में कमांड करना पड़ता है। खैर, भारतीय संविधान की विशेषता में आते हैं। क्या अनूठा है हमारा संविधान, क्यों अनूठा है हमारा संविधान, क्यों अनूठा है हमारा संविधान? भाई साहब, पहला तो अनूठापन इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान 2 तरह का, एक लिखित, एक अलिखित। तो ऐसा है कि जहां पे लिखा ही नहीं गया वहां पे संविधान ही नहीं है वहां पे दूसरा प्रोसेस है संविधान बनाने का। संविधान 2 तरह का, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है ना, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित। ठीक है, बजाते बैठ करके, अब हम इसको 2 तरीके से समझेंगे। मैंने बोला कि पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं, तो मेरे क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा बजाते पूरा मोटा रजिस्टर खरीद के ले आया, बोले इसमें खूब सुंदर नाम लिखा, खूब सुंदर पॉलिटी लिखा, रंग बिरंगा लाल पेन ब्लू से, कहेंगे इसमें सारा पॉलिटी का नोट्स बनाएंगे हम। एक बालक है जो A4 शीट खरीद के रखा है, जरूरत के हिसाब से रोज 2 A4 खरीद लेके आता है, लिखता है, जाके पिनअप कर देता है। एक सॉलिड बुक नहीं है, वो कॉपी एक नहीं बना रहा है, एक नोटबुक में वो नहीं नोट डाउन कर रहा है, वो रोज पेपर लेके आता है, लिखता है पिंच करके फाइल में। जो प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट कर रहा है सारे चीजों को, वो आपका लिखित संविधान का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। बैठ करके एक प्रक्रिया के तहत उसको लिखा जाना, ठीक है, एक प्रोसेस अपना करके देश के, राष्ट्र के गणमान्य लोग, हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग मिलके बैठ के सभी चीजों को के ऊपर तर्क वितर्क विचार करके फ्यूचर के लिए एक सामान्य कानून, बुनियादी नियमों को एक बुक में लिख देना, जिन बुनियादी नियमों पर सारी राष्ट्र की मंजूरी हो, वो लिखित संविधान की संज्ञा में। और एक संविधान जरूरत की, जैसे जैसे समाज में इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे समाज में विकास हो रहा है, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वैसे वैसे जरूरत के हिसाब से बनाते जाना नियम। ठीक है, तो ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे जरूरत के हिसाब से नियम कानून का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो ट्रेडिशन में चली आ रही है उसी को हमने क्या किया, और उसका फाइल बना के हमने क्या किया, हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। हमने क्या किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। बात समझ में आ रही है? वही इवॉल्व होगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा नहीं गया कहीं से, पहले से जानबूझ के नहीं बैठा गया कि नहीं हम इसी काम के लिए बैठ रहे हैं। क्लियर है? दोनों के बीच अंतर समझ में आ रहा है? तो लिखित और अलिखित, हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो क्यों इतना बड़ा संविधान बनाना पड़ा? अमेरिकी संविधान तो इतना छोटा है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, फिर भी उसका कुछ पेज में खत्म हो जाता है सारा संविधान। और हमारा संविधान मोटी पुस्तक, 300, जब तैयार हुआ संविधान 1950 में बन के, जब हस्ताक्षर होने की बारी आई 26 नवंबर 1949 को, तो देखा गया कि 300, देखो इसीलिए हम कह रहे थे क्यों ऐसे पकड़ के बैठी है, भाग रहा है तुम्हारा कॉपी। तो पता चला कि अब तैयार करते करते हम कहां पे आ गए,
395 अनुच्छेद 300 जो है 8 अनुसूची और 22 भाग बन के तैयार है। और आज के वक्त में देखिए ये और इवॉल्व होके 395 से 470 के आसपास 8 से 12 और 22 से 25 भाग तक हम पहुंच चुके हैं, और ज्यादा ये मोटा ही होता चला गया है। ठीक है, क्यों इतनी मोटी एक नियम की किताब बनानी पड़ी, एक बुनियादी नियम की, जिस पे सारा राष्ट्र का एक सहमति हो? क्योंकि हमारी समाज, हमारा राष्ट्र विविधताओं से भरा हुआ है। इतने वर्ग हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतनी कल्चर है कि सबके बीच सामंजस्य स्थापित करते करते इतना मोटा, इतनी हमरो बात, इतनी हमरो बात, सबके बात लिखत लिखत नहीं, सबके मन को रखना था ना जी। एक पक्षीय बात तो नहीं। देखा जाए तो वहां पे तो हिंदुओं का ज्यादा प्रभाव था, तो देखा जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था, लेकिन उस हिंदू वर्ग में भी अलग अलग विचार के लोग, कुछ लोग समाजवादी विचार के लोग हैं, कुछ लोग दक्षिणपंथी विचार के लोग हैं, कुछ लोग जो है साम्यवादी विचार, अलग अलग विचारधारा है, कुछ गांधीवादी विचार के लोग हैं। एक अग्रवाल साहब थे गांधीवादी विचार के, संविधान बनकर तैयार होता पता लगा कि भाई गांधी जी का कुछ इसमें बातें नहीं है, वो अलगे भड़क गए। बताइए, गांधी जी देश को आजाद किए हैं और इसमें कोई गांधी जी का बात रखा गया है? लगे अरे भाई ये तो गड़बड़ गिला हो गया है ना, हमारे बापू के विचारों को तो सही जगह पे स्थान ही नहीं मिला। आनंद जल्दी जल्दी क्या किया गया, राजनीति निरसक तत्व में घुसाया गया गांधीवादी विचार। नहीं, मदिरा पर रोक, गौ हत्या पर रोक, ग्राम स्वराज्य की बातें है ना, जो है उसके बाद जो है स्वरोजगार की बातें, ये सारी चीजें गांधीवादी विचारों को उस वहां पे इंक्लूड, सबके विचार को डालना था हमारे संविधान में। करते करते क्या हो गया साक्षी, हमको कब लाके खिलाएगी कि हम मोटे होंगे? ठीक है, तो ये लिखित संविधान और लिखित संविधान, तो इस पहला विशेषता क्या है कि हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, सबसे विस्तृत है। और क्यों है ये भी समझ में आ गया, ये नोट्स में पॉइंट वाइज आपको मिलेगा। दूसरा क्या विशेषता हमने बताया था, दूसरी विशेषता बताई गई थी संविधान का स्रोत। संविधान का क्या बताया गया था, स्रोत। क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि भाई हमारे संविधान में मौलिकता नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, हमारा संविधान उधार मांगा हुआ संविधान है, कुछ भी अपना है इसमें, सब देश से कुछ कुछ लाया गया है। BN राव साहब 60 से अधिक देशों के संविधान का रीडिंग किए, अवलोकन किए। वो मतलब क्वेश्चन याद कर रही थी एग्जाम का। हम क्या करते, एग्जाम देने जाते थे, तो मान लो जो क्वेश्चन पे शंका है उसको पहले एग्जाम देने के बाद पेन से सब हाथ भर लेते थे यहां से यहां तक, है ना, भर के उसके बाद निकालते, मोबाइल खोलते, धनाधन धनाधन चेक करना शुरू कि कितना गलत हुआ है कितना सही। तुक्का वाला स्थिति में तो वही होता है ना। तो पता चला कि वो 20, अगर हम 20 कंफ्यूजन में है तो पता चला कि वो 7 वो सही है, 13 वो गलती हो गया। ठीक है, स्रोत। तब आलोचना करने वाले क्या कहते हैं कि मौलिकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि हम सभी संविधानों का अवलोकन करके जो सबसे अच्छी चीजें हैं वो लेके आए। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला, तो उसी समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। तो जो विष पिया वही अमृत का भी हकदार बना कि नहीं बना? हाँ, दिया गया कि भाई असुर लोग पहले नकार दिया कि हम नहीं पिएंगे विष, में विष तो पीना था, पहले विष निकला तब अमृत निकला। ऐसे ही पहले अमृत निकल जाए, मारे मारे हो जाता कि हम पिए, तो पहले विष निकला। ये परीक्षा की घड़ी थी, तो असुर लोग मना करे कि नहीं हम नहीं पिएंगे भाई। कौन विष पीना चाहेगा, माने यहाँ के नीचे जाएगा तो खत्म ना बाजार। अब देव हुआ कि जो विष पिएगा वही अमृत भी पिएगा, निकला तो शंकर भगवान इसको किए।
और यहाँ पे देखिए नीलकंठ कहा जाता है, यहाँ पे उनके जहर अटका हुआ है, इसके नीचे नहीं जाता है। अब चूंकि गला जलता रहता है तो शीतलता प्रदान करने के लिए सांप, आपकी जो स्किन होती है ना वो शीतलता प्रदान करता है, गला जलता रहता है उनका। ठीक, इसलिए गुस्सैल भी हो गए हैं शंकर भगवान, इसीलिए, है ना। ठीक है, तो इसीलिए विष निकला तो देवताओं में, अब देवताओं में देखा क्या हो गई, देवता में भाई भइल की सब देवता के पियावल जाओ अमृत, तो हुआ कि कैसे पियाया जाए, कौन पिलाएगा। उसमें असुरों का अपना डिमांड था कि हम भी पिएंगे। और विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण किए, स्त्री का रूप धारण किया। ठीक है, और तब देवता लोग को उसी में राहु केतु घुस गया। उसी में ना था एक ही, उस चंद्रमा जी उनको खट से अलग कर दिए थे, एगो राहु हो गया एगो केतु हो गया, नीचे वाला केतु ऊपर वाला राहु, भी अपना रूप बदल के देवता के सभा में घुस गया। कार्बन मान लिया था, इसीलिए मरता नहीं है, लेकिन चंद्रमा से उसका बैर है। ये तो ये अब उतना हमको ग्रह का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जिसके घर में चंद्रमा है, जिसके शुभ घर में, वहां पे राहु केतु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चंद्रमा जी उसके पीछे खदेड़ के गए, है ना, मौका पाते उसको अलग कर दिया। लेकिन वो तो अमृत पी लिया था, मरेगा थोड़ी, खाली सर और धड़ अलग हो गया। ठीक है, 2026 में हमारा राहु चढ़े वाला बा। हाँ, ठीक है, तो स्रोत तो हमने देखा कि भाई हमने कुछ मूल बातें हैं, जैसे मौलिक अधिकार की बातें, मौलिक अधिकार मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार वहां का मौलिक अधिकार है। कोई राष्ट्र यदि दावा करता है कि हम लोकतंत्र हैं, तो वहां पे मौलिक अधिकार होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स में क्लियर कट बातें हैं, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आलोचना करने की आजादी, शोषण के विरुद्ध आजादी, अपना धर्म मानने की आजादी, उपासना की आजादी, है ना, हर तरीके की स्वतंत्रता की आजादी, जीवन जीने की आजादी, रोजगार की आजादी, अपने मन से खान पान की आजादी, अपने मन से पहनने की आजादी मूल अधिकार है। निजता की आजादी, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। आपके मोबाइल में अब देख रहे हैं, टिपा रहे हैं, और आ रहा है 7 फरवरी से स्टार्ट होगा एक सप्ताह का उत्सव, नहीं स्टार्ट हो रहा है जी। सारा लड़का लोग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक, सारा लड़का सब लुटा जाएगा। अब मुंह देख रहा है, जरूर कुछ विचार है? अच्छा, ये बात है। कुछ नहीं होगा तो बजरंग दल ज्वाइन कर लेना है। हम लोग भी बड़ी बजरंग दल में जा करके हड़काए हैं, गांधी संग्रहालय में पहले खूब हड़काते थे। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। अच्छी बातें वहां से ली गई कि भाई हमें भी, हमारे लोगों को क्लियर कट बात था। मौलिक अधिकार की बात तो स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस अधिवेशन में हो चुका था। 1931 के, हाँ, उसमें बात किया गया ना मौलिक अधिकार की। 1931 के कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष होंगे वल्लभ भाई पटेल, उसमें मौलिक अधिकार की बात रखी गई थी पहली बार। तो कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस ही देश को स्वतंत्र कराया, इसमें कोई शंका नहीं है। जितने भी नेता रहे हैं आज के समय में सत्ताधारी दल में बैठे व्यक्ति, जिन नेताओं का नाम लेते हैं और जिनके स्टैच्यू बनवाते हैं, वो कांग्रेस के ही नेता हैं। चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, या उनके विचारधारा के जस्ट उलट भगत सिंह का नाम का राजनीति करते हैं। ठीक है, तो ये पहले से डिसाइडेड था कि मौलिक अधिकार तो लाना है। लेकिन मौलिक अधिकार लाया कहां से गया, कि कहां के संविधान में पहली बार मौलिक अधिकार की बात की गई है? यूएसए के। लेकिन यूएसए से पहले भी एक देश है जहां पे मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, सबसे पहले स्वतंत्रता और समानता की बात करने वाला अगर कोई देश है तो वो फ्रांस है। लेकिन इसी बात को सबसे पहले किसने टिप लिया?
अपने संविधान में, अमेरिका ने संविधान में समाहित किया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ इसकी बातें उठी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक फंडामेंटल एक राइट्स का एक तैयार किया गया खांचा, उसमें लिखा गया एवरी बॉर्न ह्यूमन बीइंग इज इंडिपेंडेंट। हर जन्मा स्वतंत्र, हर जन्मा व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। ठीक है, हर जन्मा व्यक्ति, औरतों की बात इसमें नहीं कोई की गई, क्योंकि फ्रांस में महिलाओं के अधिकार के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 200 साल बाद तक रुकना पड़ा। वहां पे वोटिंग राइट 20वीं सदी में जाके मिली है औरतों को। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई, वहीं पे महिलाओं को अधिकार लेने में सैकड़ों साल का वक्त लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कहां से आया? फ्रांसीसी क्रांति से। लेकिन किस संविधान में पहले दिया गया? अमेरिका के संविधान में। इसीलिए हम कहते हैं कि मूल मौलिक अधिकार कहां से लाया गया? उस तरह से मौलिक कर्तव्य, ये तो बहुत बाद में जोड़ा गया, लेकिन फिर भी जोड़ा तो गया। कब जोड़ा गया? 42 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा संशोधन यह हुआ था। किस समिति के आधार पे? स्वर्ण सिंह समिति। क्या बात है, याद की हुई है, ये नाम रोशन करेगी मेरा। ठीक है, तो कहां से लिया गया? यूएसएसआर से। उस समय यूएसएसआर था ना जी, सोवियत संघ। रसिया इसको नहीं कहते, रसिया इसका एक पार्ट था। अरे रूस इसका एक पार्ट था। इसमें जब सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश बने, इसमें रसिया इसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आज के समय यूक्रेन क्या था, या देखो नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन में है, गड़बड़ हो जाएगा तो। पर चेक रिपब्लिक, हाँ, इतना ठीक है। उसके बाद जो है लताविया, लिथुआनिया, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज है। ये सब कभी किसके पार्ट हुआ करते थे? यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, ठीक वैसे ही राजनीति निरसक तत्व कहां से लिया गया? राजनीति निरसक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नहीं, वैसे ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन तो हमारा डिमांड है, जरूरत, समय की जरूरत है। संविधान एकदम कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलापन संविधान में दिखना चाहिए। वो क्यों दिखना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमने क्या बोला कि संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका। ये भी जानकारी होना चाहिए। और फिर हम बात करें प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की पहली पेज है। जब कोई भी बुक खोलते हैं तो वहां पे लिखा रहता है प्रीफेस या प्रस्तावना। वो पेज बताता है कि आने वाले इस बुक में, इस चैप्टर जो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर्स, उसमें हम किनके बारे में पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका एक पूरा प्रारूप दे देता है। उसमें एक ओवरऑल आइडिया पता चल जाता है कि ये बुक किस चीज के बारे में है। संविधान का प्रस्तावना भी ठीक वैसे ही है, टॉर्च बियरर है ना, दिखाता है, आगे का रास्ता दिखाता है प्रस्तावना, कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्यों को बताने का काम करता है। तो हम देखेंगे केशवानंद भारती केस में हम आएंगे तो देखेंगे क्या है ये। तो हम प्रस्तावना हम कहां से लेके आते हैं? प्रस्तावना हम लेके आते हैं अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से लेके आते हैं? प्रस्तावना की भाषा लेकर के आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं अमेरिका से, और लैंग्वेज कहां से लेके आते हैं? तो जैसे ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज लेके आते हैं, समवर्ती सूची। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना, हमारे देश का संसदीय प्रणाली, भाई साहब, हमारे देश में प्रधानमंत्री होंगे, हमारे देश में जो है, हमारे देश में पार्लियामेंट, संसद होगा, हमारे देश में इलेक्शन होगा, एमपी चुन के जाएंगे, प्रधानमंत्री को चुन के लाएंगे, एक कैबिनेट सिस्टम बनेगा, सबको एक एक विभाग। ये सब सिस्टम कहां से आया?
संसदीय प्रणाली आया ब्रिटेन से। तो देख रहे हैं हर देश से हम कुछ कुछ अपना रहे हैं। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति थोड़े हुआ करते थे जी, आजादी के पहले भी नहीं, पहले अंग्रेजों का पहले भी नहीं। कहां से लेके राष्ट्रपति? ब्रिटेन से। वहां पे रानी साहिबा होती हैं। तो रानी साहिबा क्या है? एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां पे, लेकिन पद की भावना वही है जो भारत में राष्ट्रपति के पद की भावना है ना। राष्ट्र की प्रमुख वहां की महारानी, अब तो महारानी साहिबा चली गई, अब राजा साहब है। तो राजा साहब है क्योंकि वो 70 साल बहुत से ज्यादा रूल की है ना, तो इसलिए जुबान पे बचपन से वही चढ़ा हुआ है ना। तो और उसी तरह से भारत में हमारे राष्ट्रपति कहां से लेके हम आए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका से लेके आए। तो देख रहे हैं हम लोग कई सारे देशों से चीजों को हमने एक साथ इकट्ठा किया है ना। बनाना है हम लोग को सेवई, तो दूध ले आए हैं जादव जी के यहाँ से, और सेवई लेके आए हैं हम किराना दुकान से, और गैस सिलेंडर लेके आए हैं गुप्ता गैस के यहाँ से है। तो इस तरह से सब इकट्ठा किए हैं तब हमारा सेवई तैयार हुआ है। तो चीनी अभी नहीं लाए हम लोग। तो हमने देखा स्रोत, हमने देखा कि स्रोत कहां से लेके आए, एक ओवरऑल आइडिया लगा। अब हमें संविधान की अगली विशेषता की तरफ आते हैं। संविधान हमारा कैसा है? संविधान हमारा कैसा है? संविधान हमारा कैसा है जी? कठोरता तथा नम्यता का मिश्रण। मतलब हमारा संविधान कठोर भी है और हमारा संविधान लचीला भी है, लचीला हम कह सकते हैं। दोनों का मिश्रण है। खाली कठोर बना दिया जाता तब भी काम नहीं चलता। अब जवाहरलाल नेहरू बोलते कि न, हम ही लोग जो कानून बनाएंगे वही सदा सदा चलेगा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। तो 1947 में समाज तो कुछ और था, 2023 में समाज कुछ और है। बदलते हुए समाज में बदलते हुए समाज की जरूरतें भी बदलती हैं, नहीं क्या जी? तुम्हारी जरूरत नहीं बदला? मॉल में आजकल जा रही है कि नहीं? मॉल में जाती है, कपड़ा सेक्शन में जाती है, क्या रिलायंस ट्रेंड्स में? रिलायंस ट्रेंड्स में जाती है, एक दोस्त को लेते जाती है और कहती है, खाली ऐसे ऐसे कपड़ा देखती है, दाम उसका टैग देखते रहती है क्या दाम, और उसी के बहाने कहती है कि हम जब थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे ना तो वीडियो कैप्चर कर लेना इंस्टा का। करती है ना ऐसे, और इंस्टा नहीं चलाती है। उसके बाद कभी कभी सीढ़ी से उतरते हुए, जब हम सीढ़ी से उतरेंगे ना तो वीडियो कैप्चर कर लेना, फिर उसका स्लोमो बनाएंगे। अब अच्छा जाने दो, जाने दो नहीं, नाम क्यों ले, ठीक है कोई नहीं, इंस्टा खाली तुम यूज करती हो। घर में बनाती होगी तुम। फिर ये छत पे होके खड़ा होके ऐसे ऐसे करती है, आप पीछे बैकअप में स्लोमो, बारिश में फिर स्लोमो में। हमको ब्लॉक कर दी हो, हमको तो इंस्टा में यूज ही नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि वो फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट है। फेसबुक पे कुछ भी शेयर करो इंस्टा पे शेयर हो जाएगा। नहीं, इंस्टा पे तुम लगाती नहीं, व्हाट्सएप पे शेयर लगाती है ना। हाँ देखो वो आ गया ना, ब्लॉक किया हमको, हम ब्लॉक किया। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान तैयार किया, उनके सामने विजन पहले से क्लियर था कि हमें इतना तो लूप छोड़ के रखना है, इतना तो हमें देना पड़ेगा छूट आने वाले समाज को, आने वाले जनरेशन को, कि वो बदलते हुए जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सके। लेकिन ये संशोधन अच्छाई के लिए होना चाहिए, संविधान के मूल भावना को खत्म करने के लिए नहीं होना चाहिए।
हमारे संविधान का मूल भावना मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। सारा देश लगा हुआ है मौलिक अधिकार की रक्षा में। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सब मौलिक अधिकार की रक्षा में लगे हुए हैं। कौन बोल दिया सुप्रीम कोर्ट है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। शक्तियों का विभाजन नहीं पढ़ाए थे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शक्ति, अब तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, बिना समझे इसको आगे मत बढ़ो। शक्तियों का विभाजन दो तरह से होता है। ना रहू चुपचाप। शक्तियों का विभाजन होता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली। हिंदी में मत पूछिए, लगे बहुत मुश्किल से इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर करके आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, इसको क्षैतिज कहा जाता है, क्षैतिज। और शक्तियों का विभाजन होता है वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर। ठीक है। क्षैतिज रूप से जो शक्तियों का विभाजन होता है, उसमें सब ब्रांच को समान रूप से शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियों का विभाजन जो क्षैतिज रूप से होता है, उसमें जिस पोजीशन पे कार्यपालिका होती है, उसी पोजीशन पे विधायिका होती है, उसी स्थान पे, और उसी स्थान पर न्यायपालिका होती है। तीनों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तीनों चेक एंड बैलेंस की रूल अप्लाई करती हैं। चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे की शक्तियों पर नजर रखना, एक दूसरे को परखना। तीनों संविधान के जो लिमिटेशन तय की गई है उससे बाहर समझ लो बाबू, बहुत जरूरी है। इस जनरल कंपटीशन में कोई नहीं पढ़ाता आपको, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बहुत हाई स्टैंडर्ड का जनरल कंपटीशन है ये। क्योंकि आने वाले वक्त में जनरल कंपटीशन का पैटर्न भी बदल जाएगा और बिना कॉन्सेप्ट के आपसे क्वेश्चन हिलेगा नहीं। और हम एनसीईआरटी की चीज पढ़ा रहे हैं। और दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी तो मूल है। ये यूपीएससी हो, बिना एनसीईआरटी का फाउंडेशन में आप जो है रेफरेंस बुक पढ़िएगा, सवाल ही नहीं है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक पोजीशन पे, इन तीनों की शक्तियां एक जैसी हैं। कार्यकारी शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं। न्यायपालिका का काम जो है कुछ और है, विधायिका का काम कुछ और है, और न्यायपालिका कार्यपालिका का काम कुछ और है। विधायिका जहां कानून बनाने का कार्य करती है, संविधान में संशोधन का कार्य करती है, नीति निर्माता है, वही कार्यपालिका जो है उसी बनाई गई नीतियों को, उसी बनाई गई कानून को, उसी संशोधन को धरातल पर उतारने का काम करती है। और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों को, कानून को, संशोधनों के ऊपर गहरी नजर रखती है कि क्या ये नीतियां संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं है। यदि अनुरूप नहीं है तो संविधान को खत्म, बाजार खत्म, रद्द कर देती है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। अगर संविधान के मूल भावना के खिलाफ अगर कानून बना, खत्म, है ना। संविधान की आधारभूत संरचना को कमजोर तो नहीं कर रही है, जो न्यू है संविधान का जो फाउंडेशन है। क्योंकि तो अगर संविधान को एक हम ऑर्गेनाइजेशन माने तो उसका तो एक न्यू होगा ना जी। तो न्यू को डगमगाने वाला कानून तो नहीं बना कि संविधान उस पर ढह जाए। अगर ऐसा कानून बना, न्यायपालिका उस पर गहरी नजर रखेगी, क्वैश, खत्म। ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, चेक एंड बैलेंस वाली कंडीशन रखती है। लेकिन जब ये तो हो गई क्षैतिज रूप में, लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकली जब नीचे की तरफ उतरते हैं, तो शक्तियों का ह्रास होता है। ऊपर एक तरह से बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। और पिरामिड में जो सबसे ऊपर बैठा है उसके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, और जैसे जैसे नीचे हम आएंगे वैसे वैसे शक्तियां कम होती जाएंगी। जैसे कार्यपालिका में ही देखिए, तो ऊपर में बैठी है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को ज्यादा पावर है, वो हम पढ़ेंगे विशेषता में भी। संघ सूची में दी गई सारी विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। 100 से ऊपर है विषय इस पे, केंद्र सरकार के पास 100 से ऊपर विषय। वहीं उसके नीचे क्या है, कई सारी राज्य सरकार है, कई सारी क्या है, राज्य सरकार है।
बात समझ रहे हैं? तो केंद्र की अपेक्षा राज्य की शक्तियां, राज्य अपने मन से अपने 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 क्षेत्रों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। राज्य अपने मन से नए नए जिले की घोषणा, जिला का घोषणा करेगी, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, राज्य के ऊपर कई पर राज्य आपातकाल की शक्तियां केंद्र के पास है। राज्य सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, तुरंत आपातकाल लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, केंद्र सरकार तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। तो केंद्र के पास ज्यादा पावर है, नीचे की तरफ उतर रहे हैं राज्य के पास। और राज्य के नीचे क्या है? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में भी 3 तरह से, ग्राम पंचायत के बाद प्रखंड लेवल की, प्रखंड, उसके बाद जिला परिषद, और नगर में नगर पालिका। तो अब पंचायत की पास उतनी शक्तियां नहीं ना जितनी राज्य सरकार के पास है। आप समझ रहे हैं? तो नीचे जैसे उतरेंगे वैसे वैसे शक्तियां। उसी तरह से विधायिका में देख लो, तो विधायिका में संसद, जहां पे एमपी बैठते हैं, उसके नीचे विधानसभा, विधानमंडल। जितना संसद के पास पावर है उतना विधायक के पास है। संसद का क्षेत्र बड़ा है, एक संसद के अंदर 4-4, 5-5 विधायक आ सकते हैं क्या? और इसके नीचे आपके जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए। शक्तियों का ह्रास हो रहा है कि नहीं? बुझाया कि नहीं बात? तब बुझा गया? कल मार्केट में तुम लौकी थी। हाँ, तो मार्केट में कहीं लौकी नहीं थी, क्या थी फिर? मार्केट में हमारे संस्कृत वाले सर कहते आए नया नया पढ़ने 8th क्लास में, बगल में भारतीय कोचिंग संस्थान है हमारे संस्कृत रवि सर। ए मेरे घर का नाम कुछ और है, तो नाम नहीं बताएंगे घर का नाम। तो बगल में पड़ोसी में, ए तुम मार्केट में कल लौका था। हम बोले कि अरे नहीं सर, हो नहीं सकता, हम कल ट्यूशन पढ़ाने गए थे। नहीं, कल तुम लौका था। लड़का सब मुंह ताक रहा है सर का, मेरा। एक लड़का पकड़ लिया तो हंसने लगा, तब बाकी लड़का को बुझाया नहीं, लेकिन हंसेगा जरूर। तो बाकी लड़का भी हंसने लगा कि क्या बात है। अब बार बार बोल रहे हैं नहीं तुम कल लौका था, तुम कल लौका था। फिर दिमाग में आया कि ओ लौका कोहड़ा वाला बात कर रहे हैं। सही बात है, लौकी थी। अरे मारे कान के जरी, बड़ी जबर देवाल के जरी। तो ये संसद, विधानमंडल समझ आएगा। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। 8, 9, 10 का जो जीवन होता है ना, वो सबसे बेस्ट लाइफ होता है, उससे बेस्ट कोई नहीं। हाई स्कूल का लाइफ जो है ना, उससे शानदार। वो हमको कॉलेज लाइफ हमको याद नहीं आता, लेकिन 8, 9, 10 वाला लाइफ हमको याद आता है बार बार। काश फिर से वो जीने का मौका मिलता हमको। हाँ? इतनी रिस्पॉन्स। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कई सारी क्या है? उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय पे नजर रखती है, उच्च न्यायालय का सुपरविजन करती है। और उच्च न्यायालय के नीचे क्या है? जिला कोर्ट। जैसे मोतिहारी का कोर्ट, बेतिया का कोर्ट, गोपालगंज का कोर्ट, जिला लेवल का कोर्ट। और जिला कोर्ट के नीचे भी और कौन से? अनुमंडल लेवल के कोर्ट, जहां पे एसडीओ बैठते हैं। अनुमंडल में कोर्ट होता है ना, अरराज कोर्ट है, पकड़ीदयाल कोर्ट है ना, सिकरहना कोर्ट है। अनुमंडल लेवल का भी कोर्ट है, तहसील, जिसको तहसील, ठीक है ना, तहसील कोर्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पावर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास? न्याय सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, लेकिन केस नीचे से ऊपर जाता है। मर्डर केस पहले जिला कोर्ट में चलेगा, वहां पे नहीं संतुष्ट है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। और फिर नहीं संतुष्टि है तो, राष्ट्रपति के खिलाफ। अब मान लीजिए आपको मृत्युदंड मिल गया, फांसी का सजा, तो क्षमादान के लिए जाना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास ना। राष्ट्रपति की शक्तियों में देखेंगे। यहां तब समझ, शक्तियों का विभाजन समझ में आया ना जी? कुछ और बतिया रही है तो इस तरह नहीं पता था। आए? अपने मन से 39 39 मिनट खत्म हो गया।
क्या बात, तो अपने मन सब कुछ अपना डाउनलोड कर लो सब। तो मैंने बोला था कठोरता, अभी कठोरता किस मामले में और लचीलापन किस मामले में? कठोरता किस मामले में और लचीलापन किस मामले में? जिन मामलों में डायरेक्ट कंट्रोल केंद्र सरकार को दिया गया, इन मामले में पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया, वहां पर संविधान लचीलापन दिखता है। जैसे कल होके नया राज्य बनाना हो, मांग चल रहा है आजकल मिथिलांचल का, बड़ी हंगामा चल रहा है, मिथिलांचल अलग करो, मिथिलांचल अलग करो, उसका राजधानी बनाओ दरभंगा को। सारा मिथिला वाले लोग मांग कर रहे हैं। सोचिए मिथिलांचल अलग हो जाएगा, कितना गंदा लगेगा बिहार। क्या मिथिलांचल के अलग होने से मिथिलांचल का विकास हो जाएगा? सारा मिथिलांचल, पता चला कि मिथिलांचल 6 महीना बाढ़े में डूबा हुआ है। मिथिलांचल तो कोसी का ना एरिया है जी। दरभंगा से लेकर सुपौल थी, बेगूसराय, समस्तीपुर सब बाढ़ में डूबा हुआ है जी। क्या मधुबनी सब नहीं, हम इस मांग का समर्थन नहीं करते हैं किसी कीमत पे नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि सारा राज्य खत्म कर दो, एक बना दो। नहीं, इससे क्या होगा? अब भले बोल दी, हंसी मजाक में बोल दिए हैं, लेकिन राज्य का अस्तित्व का क्या मायने है? हर राज्य की अपनी खासियत है, अपनी अस्मिता है, अपना पहचान है, अपनी हेरिटेज और अपनी एक कहानी रही है। उस कहानी को हम एक बार में खत्म नहीं कर सकते, उसकी स्वायत्ता बरकरार रहनी चाहिए। तो किन मामलों में नम्यता? जैसे नया राज्य का निर्माण करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, बिहार को काट के एक नया राज्य बनाना हो, सारा पावर किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। कल के मोदी जी चाहें तो एक बार बिल पास करेंगे और नया राज्य बनके तैयार। राज्य उसमें नीतीश कुमार चिल्लाते रह जाए, कुछ लालू यादव चिल्लाते रह गए कि ना ना झारखंड अलग ना हो, झारखंड अलग ना हो। क्या हुआ? हो गया अलग 2000 ईस्वी को। तो सारा पावर किसके हाथ में है? यहां पे क्या है? लचीलापन दिख रहा है, क्योंकि सेंटर, ये झुकाव किस साइड में है? केंद्र सरकार के हाथ में। आपातकाल लगाना, आपातकाल लगाना, एक बार राज्यपाल रेफर कर दे यहां पे बिहार से कि बिहार का राजनीतिक कंडीशन ठीक नहीं है, तुरंत यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या करेंगे केंद्र? तुरंत सिफारिश करेगा राष्ट्रपति शासन। यहां पे क्या दिख रहा है? लचीलापन दिख रहा है, और झुकाव भी किसकी तरफ दिख रहा है? केंद्र। एक और कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एकात्मकता के साथ संघवाद। एकात्मकता के साथ संघवाद। संघवाद कहते हैं ऐसा राष्ट्र जहां पे 2 स्तर की सरकार हो, एक केंद्र सरकार, एक, तो जहां भी 2 स्तर की सरकार होगी वो क्या होगा? संघ होगा। कम से कम भारत में तो 3 स्तर की सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था तो त्रिस्तरीय हो गई ना, ठीक है। तो कम, जहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब देखो ना, अमेरिका में भी देखो, अमेरिका भी क्या है? संघ है ना। तो वहां पे अब इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि फेडरल और यूनियन, भारत में फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है, दोनों का मतलब संघ ही होता है। भारत में यूनियन वर्ड यूज हुआ है, आर्टिकल अनुच्छेद 1। अच्छा, तुम लोग अनुच्छेद नहीं ना पढ़ा है अभी? अभी 2 बैच में पढ़ा दिए हैं, इसीलिए हमको याद है कि पढ़ा दिए हैं, है ना। आएगा आएगा आएगा, अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन वही इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बुझाएगा, लेकिन इंग्लिश में आएगा तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन। फेडरेशन और यूनियन में अंतर है, उस पर हम लोग अनुच्छेद, इस पर अभी बहस नहीं करेंगे। अब इतना ही समझेंगे, उसमें डिटेल वहां पे देखेंगे। तो इतना ही हम समझे कि यहां पे एकात्मकता मतलब केंद्र की तरफ शक्तियों का झुकाव किधर है? शक्तियां का विभाजन किया गया, शक्तियों का, इसमें कोई शक नहीं है कि शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। शक्तियों का विभाजन है, कुछ शक्तियां केंद्र को भी है, कुछ शक्तियां राज्य को भी है, और कुछ शक्तियां पंचायती राज व्यवस्था को भी है, स्थानीय शासन को भी है। लेकिन ज्यादा झुकाव किधर है? ये एकात्मकता दिखाता है। एकात्मकता के साथ क्या है? संघवाद है, मतलब राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी। क्लियर है? तो झुकाव का मतलब क्या है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो संविधान में अपने अनुसार से बदलाव
नहीं जी, किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करना। अब उस राज्य से बिहार और यूपी और तमिलनाडु और केरल से पूछता रहेगा केंद्र सरकार की शामिल करेगी नहीं करे जी। मालदीव कल होके बोले कि भाई साहब हमको भारत में शामिल कर लीजिए, तो बोलेगा नहीं, फिर भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो मालदीव का है पाकिस्तान, कल होके पाकिस्तान बोले कि नहीं रहना हमको अकेले देश, हमको भारत में शामिल करो, तो क्या होगा जी? हम लोग वेट करेंगे, मोदी जी वेट करेंगे कि सब राज्य से पहले पूछ लिया जाए? नहीं, वो तुरंत फरमान जारी, मिलाओ इसको। नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत वो भी पढ़ेंगे। तो भाई ये वहां पे पावर किसका दिख रहा है? केंद्र का दिख रहा है, और लचीलापन दिख रहा है। लचीलापन दिखने का मतलब कि केंद्र के पास ये ज्यादा अधिकार है कि वो संविधान में बहुत आसानी से बदलाव। लचीलापन के लिए मात्र साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, समझे? मात्र साधारण बहुमत से पास करवाइए बिल, लोकसभा और राज्यसभा से आपकी कानून में बदलाव हो जाएगी। क्लियर है? अब कठोरता क्या है? कठोरता ये है, अब कल के बोले कि हम बोलने की आजादी छीन लेना चाहते हैं। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई आ गया डिक्टेटर, बोला कि हम बोलने की आजादी छीन लेना चाहते हैं। तो दो तरह से कठोरता दिखेगा यहां पे। संविधान कैसे रोकेगा इसको? बोलेगा पहले 2/3 बहुमत ले आइए। कठोरता दिखाने का तरीका क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत? 2/3 बहुमत। अब बताइए, आज तक इंदिरा गांधी थी तो उनका 2/3 हो भी नहीं किया है। अब बाकी किसी के समय में होगा 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब समझ रहे हैं? 2/3, 3 में से 2 सांसद उनका अपना होना चाहिए। और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बहुत हाइपोथेटिकल चीज, ये इमेजिनरी चीज है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में पढ़ना है, जहां पे इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होता है ना। नॉन रियल नंबर, हाँ, निगेटिव में जाता है। √i, जो भी भूल गए हम, जमाना बीत गया। लास्ट कब 2000 कितना साल हो गया? 14 साल हो गया इंटर पास किए हुए। 8 से जोड़ लो इधर 12, फिर इधर 2, नहीं 8 12 ही ना होगा, 14 साल। 14 साल हो गया इंटर पास किए हुए, ठीक है। तो कठोरता 2/3 बहुमत। अच्छा, तो इसमें दो तरीके से मैं बोला कि 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी, भले लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पहले लोकसभा से पास कराओ। गलती से पास हो गया तो जाके राज्यसभा में भी 2/3 से बहुमत से पास कराओ, तब राष्ट्रपति के पास भेजो। राष्ट्रपति के पास भी कुछ अधिकार है, देखेंगे वो अधिकार के बारे में। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति खाली कठपुतली है, ठीक है। ये तो एक कठोरता तो ऐसा है कि पहले तो तुम राज्यसभा लोकसभा से 2/3 से पास कराओ, फिर राज्यसभा से 2/3 से पास कराओ, और फिर सब राज्य में भेजो। 28 राज्य है ना, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा चलता है, पौंडीचेरी और दिल्ली। 28 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में भेजो। पहले आधा से अधिक राज्य से पास होना पड़ेगा उसको। सोच रहे हो कितना कठोर हो गया ये? लचीलापन भी दिखाया जा रहा है और कठोरता भी दिखाया जा रहा है। बहुत ऐसी मूल बातें हैं जो उसको आप बदल ही नहीं सकते, बदलने में एड़ी चोटी की जोड़ लगा देनी होगी। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, इसमें लचीलापन काम करेगा? नहीं करेगा, कठोरता दिखेगा। क्लियर है? तो एक तो ये विशेषता, एकात्मकता के साथ जो है हमने देख लिया संघवाद कि देखेंगे कि पावर किसकी तरफ झुका हुआ है? केंद्र की तरफ झुका हुआ है। बाकी विशेषता को हम लोग कल ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर कल। साइंस जिंदाबाद।